जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो हमें जो डिस्कस करना है, अब हम थोड़ा सा, मैं आपको लास्ट क्लास में बता के गया था कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब चार्ज चल रहा है, चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि चलता हुआ चार्ज खुद अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जब एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट में होगी तो उस पर फोर्स लगेगा, मतलब दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए सपोज करिए भाई ये चलता हुआ चार्ज है, इसकी वेलोसिटी v है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में है। तो चलता हुआ चार्ज तो खुद एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट दूसरे अगर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए, सपोज यहाँ एक आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर क्या लगेगा? एक फोर्स। उस फोर्स की स्टडी की गई, साइंटिस्ट ने स्टडी की और जो फोर्स आया उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एक एम्पेरिकल फॉर्मुला था, एक्सपीरियंस बेस्ड फॉर्मुला। देखा गया कि अच्छा कितना फोर्स लगता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ चार्ज लेकर के देखा गया क्या एक्सलेशन आ रहा है उस सबके बेसिस पे। तो देखा गया, क्या देखा गया? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा। वैसे भी समझ में आ रहा है, ये तो बहुत ही आसान सी बात है, सीधी बात है। फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि वो चार्ज है इसलिए तो फोर्स लग रहा है। चार्ज नहीं होता तो फोर्स नहीं लगता, क्योंकि कुछ भी चलता, कुछ भी चीज चले लेकिन उस पर चार्ज ना हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कब आता है? जब चार्ज चले। कौन चले? चार्ज। तो सीधी बात है, जितना ज्यादा चार्ज चल रहा होगा उतनी ज्यादा मैग्नेट, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगा। सीधी सी बात है, क्लियर है? जितनी तेज चलेगा, भाई चलने की वजह से लग रहा है ना फील्ड, फोर्स क्यों लग रहा है? चलने की वजह से। ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, है ना, उसमें चलने की वजह से फोर्स लग रहा है। चलना मतलब वेलोसिटी, तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा फोर्स। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। क्लियर है भाई? जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा फोर्स। और प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा ऑल्सो, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये सब एक्सपीरियंस बेस्ड बातें हैं। तो ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला बना इस तरीके से, एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और फिर एक क्या आया? कांस्टेंट आया के, प्रोपोर्शनलिटी हटने के बाद क्यू वी बी साइन थीटा। के की वैल्यू जो आई एक्सपेरिमेंटली 1, के की वैल्यू कैसे आई? 1 आई। कैसे आई बेटा? एक्सपेरिमेंटली। और 1 कौन सी यूनिट्स में? इन एसआई यूनिट्स। जब एसआई एक एक्सपेरिमेंट किया गया, चार्ज लिया गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया, थीटा लिया गया, वेलोसिटी ली गई, सब किस कौन सी यूनिट्स में लिए गए? एसआई यूनिट्स में। तो के की वैल्यू क्या आई? 1 आई, है ना, एक्सपेरिमेंटली। एसआई यूनिट्स में, इन एसआई यूनिट्स के इज इक्वल टू 1 एक्सपेरिमेंटली। के की वैल्यू 1 आ गई एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का फॉर्मूला फाइनली क्या बना? के की वैल्यू 1 रख दो तो फोर्स का फॉर्मूला बना क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसके नीचे होगा और स्टार मार्क करेंगे। फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए। वी बी साइन थीटा को लिख सकते हैं वी क्रॉस बी वेक्टर। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो ये है सिर्फ वैल्यू फोर्स की और नीचे डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है। आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? वी क्रॉस बी करेंगे। ऐसे वी की तरफ हाथ रखेंगे और बी की तरफ उसे कर्ल करेंगे, तो जो थंब बताएगा वो क्या बताएगा? वी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं। मान लो वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड सपोज इधर है, तो किधर आएगा भाई? फोर्स किधर आएगा? तो फोर्स की डायरेक्शन होगी वी क्रॉस बी। तो वी की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ घुमा दो, वी की तरफ हाथ, बी की तरफ घुमा दो, राइट हैंड को। कहा था ना इस चैप्टर में जो करना सब राइट हैंड से करना है, क्लियर है? वी की तरफ हाथ, बी की तरफ घुमा दो, थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ, तो क्रॉस में आएगा। मान लो ये होता बी वेक्टर, ये होता बी वेक्टर और ये होता मेरा वी वेक्टर। तो राइट हैंड को वी की तरफ रखा, बी की तरफ घुमाया, तो किधर आ रहा है? बाहर। तो डॉट आता आंसर। क्लियर है? और एग्जांपल ले लेते हैं, यही समझा दे रहा हूं, पहले भी बातें कर चुके हैं सब हम। मान लो वेलोसिटी इधर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड डॉट में है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? वी की तरफ हाथ रखते हैं, वी की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ घुमा दो, वी की तरफ हाथ रखा, सीधा हाथ, बी कितना, बी किधर है? बाहर की तरफ, वी की तरफ रखा, बाहर की तरफ घुमाया ऐसे, तो थंब किधर जा रहा है? इधर की तरफ। तो ये आएगा फोर्स की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन आई बेटा? फोर्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? वी की तरफ हाथ और बी किधर है? बाहर। तो वी की तरफ हाथ है, बाहर की तरफ घुमाना है, बाहर मतलब इधर, थंब किधर जा रहा है? इधर। तो फोर्स इधर आ गया। क्लियर है? और एग्जांपल देख लो, क्रॉस में है मेरी वेलोसिटी, वेलोसिटी कहां है? अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। सपोज करो अंदर की तरफ वेलोसिटी, तो हाथ को अंदर की तरफ कर लिया मैंने, देखो अंदर की तरफ, और ऊपर की तरफ घुमाना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। वी की तरफ रख के बी की तरफ घुमाना है, वी की तरफ हाथ रखा अंदर और बी की तरफ घुमाया मतलब ऊपर, तो किधर आ रहा है? इधर। तो दिस इज द फोर्स। बोलो समझ आ गया होगा फोर्स कैसे निकालना है? अरे पक्की बात है, समझ गए क्या? अरे हाँ हाँ हाँ, अरे ओहो, अरे समझ में आ गया ना? चले आगे, पक्की बात। तो ये फॉर्मूला आ गया भाई, इस पे आपको काम तो करना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा अंदर घुस रहे हैं चीजों में थोड़ा सा। ये तो एक्सपेरिमेंटली और एम्पेरिकल बातें हो गई। ऐसे फॉर्मुले जो आते हैं ना, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर करके जो फॉर्मुले निकालते हैं, मतलब पूरा फॉर्मुले का कोई डेरिवेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर करके ये सब कुछ। ऐसे फॉर्मुले को क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मुलाज। क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल, अपने अनुभव से। क्योंकि अनुभव कहां से आता है? फील कहां से आता है? कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके भी फील आता है, जब हम दिमाग से नहीं सोच पा रहे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दिखता नहीं है क्या है कैसा है, हम कभी जानते ही नहीं इसको। ये कोई टेम्परेचर नहीं है जो हम फील कर सकते हो, या ये कोई लेंथ नहीं है जो हमें दिखाई देती हो। ये मैग्नेटिक फील्ड की बात है जो हम महसूस, हमारी बॉडी तो कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल से वाटर के मॉलिक्यूल मैग्नेटाइज हो जाते हैं।
ठीक है, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में हमारे साथ, बात समझ आएगी नहीं। तो ये दिमाग के परे चीज थी एक्चुअली, तो फिर इसको देखने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, तो एम्पिरिकल फॉर्मूले हैं ये, इसीलिए क्लियर है ये चीज। अब क्या, अब हम समझ गए कितना फोर्स लगता है, तो अब हम चीजों को फील भी कर पाएंगे। अच्छा फोर्स इस हिसाब से लगता है, अब फील करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। क्या करना शुरू कर रहे हैं, अब फील करना शुरू कर रहे हैं। चलिए भाई, अब तो हमारी जानी पहचानी चीजें आ गई इसमें, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट। अब आपके पास एक चीज समझ में आई आपको, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। देखो ये आया आपके पास कि भाई ये तो V क्रॉस B वेक्टर होता है। भाई अच्छी बात है, ये समझ में आ गया हमको, क्लियर है। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मजा आया, वाह वाह। अच्छा भाई, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे होती है, जैसे मैं कहूं आपसे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन होती है याद करो, वो A के भी परपेंडिकुलर होती है और B के भी परपेंडिकुलर होती है। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होती है। ऐसे ही V क्रॉस B की डायरेक्शन, मतलब फोर्स की डायरेक्शन। अरे V क्रॉस B कौन है, फोर्स ही तो है भाई, क्यों तो कांस्टेंट है, कुछ 2 4 6 जितना कूलम चार्ज होगा, ये तो वैल्यू है, नंबर है, ये तो क्लियर है चीज, ये तो वैल्यू है कुछ। V क्रॉस B की डायरेक्शन में तो होता है फोर्स, और हम जानते हैं V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स के कैसे होता है, परपेंडिकुलर। बोलो समझ में आई कि नहीं। तो यहां से एक बात तुम्हें समझ में आई कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, ऑल्सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है, क्रॉस प्रोडक्ट ये आ रहा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स की क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये बात तो कुछ ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन ये बात बड़े काम की है। कैसे काम की, ध्यान से सुनो। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है, जल्दी से बताओ, 0। याद आया नहीं आया, अरे A डॉट B करूं, डॉट प्रोडक्ट क्या आता था, AB cos थीटा, AB cos थीटा। अगर परपेंडिकुलर हुए तो cos 90 आ जाएगा, है ना, 90 डिग्री पे हुए तो cos 90 कितना होता है, 0, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो यहां से मेरे पास आ गया KF वेक्टर डॉट V वेक्टर बराबर 0। अब मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, याद करो, मैंने आपको बताया था F डॉट V इज इक्वल टू पावर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमने पढ़ा था, वर्क होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट डिस्प्लेसमेंट। पावर निकालनी हो तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते आ जाती है वेलोसिटी, यानी फोर्स डॉट वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। मेरी बात तो मैं समझ में नहीं आ रही बेटा, है कि नहीं, बोलो पक्की बात है। यानी ये जो पावर आ रही है ये क्या है, 0। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कैसा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स की बात चल रही है। तो मैं यहाँ MAG लिख दूं, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या लिख दूं, MAG लिख दूं, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या लिख दूं, MAG लिख दूं, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। यानी मैग्नेटिक फोर्स कभी भी कोई पावर प्रोवाइड नहीं करता। ध्यान से सुन लो, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज भाग रहा है तो उस पर फोर्स लगता है, कितना लगता है, इतना लगता है। लेकिन मजे की बात, ये मैग्नेटिक फोर्स उसको कोई पावर नहीं दे सकता, मतलब कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर सकता, एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब उस पर कोई वर्क नहीं कर सकता, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में कभी इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। तो ध्यान से समझ लो, यहां से समझ में आ रहा है, पावर 0 का मतलब वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स इज 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे पक्की बात है, मतलब चलते हुए चार्ज पे वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ऑन मूविंग चार्ज, ये याद रखें हमेशा आप लोग, वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज ऑलवेज 0। भाई पावर 0 मतलब वर्क भी 0। पावर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ऑन मूविंग चार्ज इज 0। मूविंग चार्ज लिख लेना, तो इसलिए वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज ऑल्सो 0। मतलब अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, कैसा फील्ड है, सिर्फ मैग्नेटिक, उसमें चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होगा, नहीं होगा। तो ध्यान से समझिए, इसका नोट लिखिए, इसके बाद इसके कंक्लूजन लिखिए, कंक्लूजन्स। ये दो पॉइंट्स भी एक्चुअली कंक्लूजन ही देखा जाए तो। इसके बाद अगला कंक्लूजन क्या आ रहा है, लिखिए जरा, उसको हैंड रिटन लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखिएगा कि इफ मूविंग चार्ज if the charge is moving only in presence of magnetic field, if the charge is moving only in the presence of magnetic field, only in the presence of magnetic field, अगर magnetic field में चल रहा है, then there can't be any change in its speed। भाई वर्क नहीं हो रहा मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं है, मतलब चार्ज की स्पीड कभी जिंदगी में चेंज नहीं हो सकती। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर है, लिख लिया तुम लोगों ने, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो सकता। अगला कंक्लूजन लिख लो, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी चेंज, मतलब अगर ऐसा है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, सीधी बात है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब क्या चेंज नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वैसे तो इतना लिख लो तो भी ठीक है, स्पीड से समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं हो रही, फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती। क्लियर है चीज, बोलो पक्का समझ में आया। अब मजे की बात समझना, यहां से एक और कंक्लूजन समझ में आ रहा है मेरे, ओ हो, इसका मतलब स्पीड तो चेंज नहीं होने वाली भाई साहब, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई जो वेलोसिटी होती है मेरी, क्या होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सक्यूज मी जरा फोन आ रहा है,
हाँ जी, तो क्या हुआ यहां से मेरे को एक बहुत धांसू चीज समझ में आ रही है, बहुत ध्यान सुनिएगा भाई। वेलोसिटी में कितनी चीजें होती हैं? वेलोसिटी में दो चीजें, एक तो स्पीड होती है और एक डायरेक्शन होती है कि नहीं भाई? वेलोसिटी में एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का, जिसे हम स्पीड कहते हैं। एक तो मैग्नीट्यूड होता है किसी भी वेक्टर में, किसी भी वेक्टर में एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन होती है। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते चले जाओ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनते चले जाओ। वेलोसिटी क्या है? उसमें एक मैग्नीट्यूड है, स्पीड कहते हैं उसे, और इसे क्या कहते हैं? डायरेक्शन। अभी मैंने क्या प्रूफ करा कि स्पीड तो चेंज होने वाली है नहीं। ध्यान से सुनो, स्पीड तो चेंज होने वाली है नहीं, यानी स्पीड तो मेरी हो गई फिक्स। क्या हो गई बेटा मेरी? फिक्स हो गई स्पीड तो। लेकिन अब ध्यान से सुनना, इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर है, फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर है। बहुत ध्यान से एक बात बताओ मुझे, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज ना हो, मतलब स्पीड चेंज ना हो, लेकिन एक फोर्स हमेशा लग रहा हो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, तो पार्टिकल कैसा मोशन करता है बेटा? याद करो, वीडियो पॉज करो, याद करो। फोर्स हमेशा कैसे है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लग ही रहा है। याद आ गया? सर्कुलर मोशन करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड चेंज नहीं होती थी, लेकिन हमेशा सेंटर की तरफ क्या लगता था? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल ही तो है, 90 डिग्री पे तो लगता है, देखो। अरे है कि नहीं? इसका मतलब मैं समझ गया। लिखो अगला कंक्लूजन, अगला कंक्लूजन फटाफट से लिखो। So we understand, so we get to know that magnitude of velocity doesn't change, magnitude of velocity doesn't change, and a force continuously perpendicular to velocity, a force continuously perpendicular to velocity can exist, a force continuously perpendicular of velocity can exist, and hence particle can move uniform circular motion, particle can have uniform circular motion। क्लियर है ये चीज? अब आप सोच रहे होंगे सर पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, आपने कैन क्यों लिखवाया? कैन क्यों लिखवाया? कैन यानी कैन लिख लो या मे लिख लो, अच्छा वर्ड होता है मे, मतलब कर सकता है। आपने कैन वर्ड दो बार क्यों लिखवाया सर? 100% करेगा, ये तो आपने प्रूफ कर दिया अभी। नहीं बेटा 100% नहीं, देखो क्यों भाई, हो सकता है, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, हो सकता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ही जीरो आ जाइए। मान लो वेलोसिटी भी इधर हो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ सपोज इधर की तरफ, और मैं पार्टिकल को भी इधर ही फेंक दूं, तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के पैरेलल, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? जीरो। तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, फिर तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, पार्टिकल ऐसे ही चला जाएगा सीधा। फिर कोई सर्कुलर मोशन होगा क्या? नहीं, फिर तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे पक्की बात है, अरे पक्का लॉक कर दूं 100%, सोच लो, समझ लो, समझ गए? बहुत बढ़िया, समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है ये चीज? तो इसमें कुछ था क्या? कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं था, है ना? ओके, तो अभी जो क्या हुआ कि सर्कुलर मोशन हो सकता है कब? जब फोर्स लग रहा होगा तभी होगा सर्कुलर मोशन, ऐसे फालतू में नहीं होगा सर्कुलर मोशन। क्लियर है? जब मेरा फोर्स लग रहा होगा सिर्फ तभी होगा। ठीक है, चलो भाई ये भी समझ में आ गया। अब सर्कुलर मोशन पे हमें स्टडी करनी है कि भाई सर्कुलर मोशन होगा तो बताओ उसकी कंडीशन क्या है। जैसे एक तो मैंने बताया बी और बी पैरेलल नहीं होने चाहिए। क्लियर है चीज? बी और बी पैरेलल नहीं होने चाहिए, तभी होगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब देखिए 99% या ये कहूं कि 95% केसेस में क्या होगा। ठीक है, जैसे यहां पे हम लिखें, एक और नोट लिख लो चाहो तो, कि इफ v इज पैरेलल टू b हो जाए या v वेक्टर एंटी पैरेलल हो जाए। क्या हो जाए? एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर हो जाए, तो फोर्स क्या आ जाएगा? जीरो। मतलब उस समय कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा? फिर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? ये अगला वाला नोट डाल के लिख लेना कि अगर ये दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाए ये दोनों, तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, फिर तो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। फोर्स ही नहीं लगा तो फिर वेलोसिटी तो फिर कांस्टेंट हो जाएगी ना। फोर्स जीरो हो गया मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी वेक्टर इज कांस्टेंट बना रहेगा और स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। कैसा? मोशन इन 1D होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? अगला केस क्या बन रहा है? मतलब इसी में सब केस बता रहा हूं, जो भी नोट लिखाया था सबसे पहले उसका केस 1 ये बन गया। केस 2 देखो, अगर V बेहतरीन एकदम परपेंडिकुलर टू B आ गया, बहुत ध्यान से समझते चलना मेरी बात को, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ गया भाई साहब, V और B बिल्कुल परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, मस्त एकदम झकास। क्लियर है ये चीज? तो क्या करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। लिख लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। लिख लो फटाफट इसको। ये तो समझ में आई होगा अगर तुमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब एक अगला पॉइंट और है, वो हो सकता है अभी समझ में आ जाए, हो सकता है अभी समझ में ना आए, टेंशन मत लेना, समझा दूंगा। इफ वेलोसिटी इज एट सम एंगल विद बी, यानी V और B के बीच का कुछ एंगल है, और थीटा क्या क्या नहीं है ये सुन लो। थीटा 90 नहीं है, थीटा 180 भी नहीं है,
थीटा 0 भी नहीं है, मतलब इनके अगर बीच का एंगल देखो 0 डिग्री इसमें हो गया, 180 डिग्री इसमें हो गया, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री है, 0 डिग्री है, 90 डिग्री, मतलब इन तीनों की तो बात हो गई। इसके अलावा अगर कुछ भी और एंगल है तो फिर हेलिकल पाथ होगा। हेलिकल ऐसा होता है जैसे सर्कल और आगे भी बढ़ता जा रहा है, हेलिक्स समझ गए ना, हेलिक्स ऐसा हेलिकल पाथ, जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग शेप, इसलिए हेलिकल पाथ बोलते हैं उसको। तो इसमें कैसा पाथ होगा, लिख लो हेलिकल, ठीक है। ये हेलिकल क्यों होगा, डोंट वरी, समझ में आएगा, चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अभी हम इस पे चर्चा नहीं करना चाहते, हम इस पे एक साथ चर्चा करेंगे, डोंट वरी। किस पे चर्चा करना चाहते हैं हम इस पे, क्योंकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन इस पे आएंगे, 5% इस पे आ सकते हैं, तो इसे बाद में देखेंगे हम लोग। इसे कहां देखेंगे, बाद में, क्योंकि इस पे 5% आ सकते हैं। इस पे कितने आ सकते हैं भाई, इस पे तो 95% आने वाले हैं, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है। तो पहले हम यही वाली बात करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम कौन सी बात करेंगे, अपने परपेंडिकुलर वाली, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो किस पे आते हैं, परपेंडिकुलर पे ही आते हैं, इसलिए ये वाला देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि जनरल केस तो ये वाला है भाई, जनरल केस क्या है, जनरल तो मेन ये वाला है, लेकिन फिर भी स्पेशल केस पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो पहले इसी को देखेंगे, ठीक है। तो तीनों नोट आप लिखेंगे, इसमें पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, इसमें पाथ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, इसमें पाथ हेलिकल हो जाएगा। हेलिकल कैसे होगा, डोंट वरी, बात करेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। क्लियर है ये चीज। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अब ध्यान से समझिए। देखिए अच्छा भाई मैंने क्या करा भाई, मेरा मैग्नेटिक फील्ड था क्रॉस अंदर की तरफ। ये कौन है मेरा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है मेरा। इसमें मैंने वेलोसिटी ऐसे कर दी थी पार्टिकल को, v क्रॉस v, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ये मेरा q है, प्लस q चार्ज। कैसा चार्ज है बेटा, प्लस q। चार्ज के साइन से भी फर्क पड़ जाता है। और इसे वेलोसिटी दे दी भाई साहब मैंने इधर की तरफ, वेलोसिटी मैंने इसे दे दी भाई साहब इधर की तरफ। क्लियर है। तो अब मैंने सोचा क्या है भाई, केस कौन सा बन रहा है, ध्यान से देखना। वेलोसिटी दी मैग्नेटिक फील्ड में, क्लियर है। क्या लगता है, फोर्स। पता है ना, चार्ज को वेलोसिटी देते हो मैग्नेटिक फील्ड में, क्या लगता है, फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, v की तरफ हाथ रखो, b की तरफ घुमाओ, b अंदर है और v इधर है, v की तरफ हाथ रख के b की तरफ घुमाओ, फोर्स किधर आया, ऊपर। फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ। क्या फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आ चुका है, एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं। कोई एंगल है क्या, नहीं, बिल्कुल 90 डिग्री पे आ रहा है। 90 डिग्री पे आना भी चाहिए, हम पढ़ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 90 डिग्री पे ही आता है। क्लियर है, बढ़िया। यानी कि ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, सेंट्रीपिटल की तरह। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना है ना इसको, तो ध्यान से समझिए, ऐसे करके सर्कल बन जाएगा। समझिए कैसे, बहुत आसान है। आपको पता है भाई वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऊपर है, और फोर्स हमेशा किधर लगता था, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, हमेशा सेंटर की तरफ। यानी इसका मतलब इसका सेंटर ऊपर है, तो सर्कल ऐसा बनेगा ना, सर्कल बना दिया मैंने, दैट्स इट। अब इसे बनेंगे क्वेश्चन। अब क्या बनेंगे इसमें क्वेश्चन, कि बताओ साहब रेडियस कितनी होगी, बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, ये सारी बातें आएंगी अब तुम्हारे सामने, है ना। चलें क्वेश्चन करें फटाफट से, बहुत जल्दी करते हैं क्वेश्चन। किसी ने पूछा मुझसे, अच्छा भाई एक बात, इसका मास ले लीजिए m, चार्ज है प्लस q, मास क्या ले लीजिए, m मास ले लीजिए, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछा भाई इसका टाइम पीरियड बताओ। एक बार टाइम पीरियड आ गया तो जस्ट रिवर्स कर देंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, है ना, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। चलो ये सब बात हो गई। रेडियस और बता दो भाई, किसी ने रेडियस और पूछ ली मुझसे। क्लियर है ये चीज, समझ में आ रही मेरी बात। चलिए साहब, तो ये 3 क्वेश्चन मुझसे सिंपल से क्वेश्चन थे और ये मुझसे पूछे गए, ठीक है। मैंने कहा अच्छा जी बता रहा हूं, क्या दिक्कत है। अच्छा भाई एक बात बताओ, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है बताओ जल्दी से। क्यू वी बी साइन थीटा, यही तो पढ़ा था हमने। अच्छा भाई क्यू की जगह क्यू है, वी की जगह वी है, बी की जगह बी है, साइन थीटा की जगह साइन 90। थीटा क्या होता था, वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। कितना एंगल है, 90, क्योंकि वी वेक्टर इधर है और बी वेक्टर अंदर है, 90 डिग्री। तो साइन 90 1 हो गया, साइन 90 कितना हो गया, 1। तो ये हो गया क्यू वी बी, यही तो है फोर्स। और यही फोर्स किसकी तरह बिहेव करेगा, सेंट्रीपिटल की तरह। और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है ना। अब हम जानते हैं दिस फोर्स बिहेव एज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब क्या है, यही फोर्स सेंट्रीपिटल भी है। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r, इक्वेशन नंबर 2। अरे यही फोर्स, यही जो फोर्स है, यही तो किसकी तरह बिहेव करेगा, सेंट्रीपिटल की तरह। इक्वेट कर दो दोनों को, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आएगा कि QVB=mv²/r। एक v से एक v मर चुका है, r की वैल्यू आ गई mv/QB। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे क्लियर है बाबा, ठीक है ना। चले आगे, रेडियस आगे भाई, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। टाइम पीरियड कोई पूछ रहा है तो भाई टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, बोलो हाँ या ना। टाइम पीरियड का क्या मतलब होता है, एक चक्कर में कितना टाइम। तो टाइम पीरियड होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई जानते हो टाइम का मतलब है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इन 1, लिख लेना, पूरा लिखना आप लोग, डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन अपॉन स्पीड, यही तो होगा भाई।
टाइम क्या होता था, सिर्फ टाइम बताओ, टाइम क्या होता था? टाइम होता था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मानते हो कि नहीं? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम अगर 1 रिवॉल्यूशन का निकालना है तो डिस्टेंस भी तो 1 रिवॉल्यूशन की लेनी पड़ेगी, और टाइम पीरियड का मतलब ही होता है क्या? टाइम ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। तो टाइम ऑफ 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन अपॉन स्पीड। तो देखो मैं लिख रहा हूं भाई, कैपिटल टी क्या आ रहा है मेरे पास? कैपिटल टी मेरे पास आ रहा है, डिस्टेंस कितनी है 1 रिवॉल्यूशन में? 2 पाई आर। कितनी डिस्टेंस चला? 2 पाई आर अपॉन स्पीड कितनी है? v। अब ये जो आर की वैल्यू आई यहां से पुट कर रहा हूं मैं, देखो 2 पाई एम वी बाई क्यू बी अपॉन v, ये v, तो v से v कैंसिल, आर की वैल्यू रख दिया एम वी बाई क्यू बी, और फिर नीचे वाला v, ये v से v कैंसिल। आंसर आ रहा है बेटा टाइम पीरियड का 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये भी खत्म हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? मजे की बात, मजे की बात, मजे की बात, मजे की बात, मजे की बात। क्या ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? जी नहीं, ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब समझो, रेडियस तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, लेकिन टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको फिर से फील करो, फील करो। मान लो मैंने इस चार्ज को एक बार 10 की स्पीड से फेंका और एक बार 20 की स्पीड से फेंका, रेडियस दोनों बार अलग होगी, क्योंकि स्पीड अलग v पे डिपेंड करता है। रेडियस दोनों बार अलग होगी। 10 वाले की रेडियस कम होगी, 20 वाले की रेडियस ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा रेडियस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रहा है। v ज्यादा तो r भी ज्यादा। 10 वाले की रेडियस छोटी, 20 वाले की रेडियस बड़ी। बोलो समझ आएगी नहीं? लेकिन टाइम पीरियड दोनों का क्या होगा? सेम। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना? मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही ना? मेरी बात का एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा ना? पक्का समझ आ रहा है? क्लियर है ये चीज? तो टी इक्वल टू 2 पाई एम बाय क्यू बी। अरे बोलो समझ में आ गया? अरे पक्की बात। आगे बढ़ जाऊं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? फ्रीक्वेंसी तो निकालना सिखाया ही नहीं सर आपने। हो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्यू बी बाय 2 पाई एम। क्यू बी बाय 2 पाई एम। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? अरे समझ में आ गया? पक्की बात है? हटा दूं? मेन काम यही है तुम्हारा, ठीक है? मेन काम इसमें यही है। अच्छा मजे की बात समझना, एमवी को क्या और बोल सकते हो? मतलब अब अलग अलग बातें बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये क्वेश्चन के थ्रू हमने पूरा डेरिवेशन कर लिया, ठीक है ना? चलो भाई, अब तुम इसे और क्या पूछ सकता है? देखो मोमेंटम, अब इसमें और रिलेशन बता रहा हूं मैं तुम्हें ऐसे एक्स्ट्रा में। इसको मोमेंटम भी तो कह सकते हो आप। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, लेकिन सिर्फ ये याद रखना अपॉन क्यू बी। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सिर्फ, पी वेक्टर नहीं लिखा मैंने। पी क्या है? पी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। मतलब लिख लीजिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है भाई ये, ठीक है? अच्छा अभी मोमेंटम याद करो, मोमेंटम को लिख सकते हैं √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ या ना? क्लास 11 सब कुछ भूल चुके हो ना? अरे मोमेंटम को लिख सकते हैं कि √2m के, ये क्लास 9th में भी पढ़ा था। लिख लो चाहे तो, प्रूफ करके देख लो। काइनेटिक वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ से ये 2 से हाफ कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अंडर रूट क्या आएगा? एम बी, मतलब मोमेंटम आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको ये भी लिख सकते हो और इसको ये भी लिख सकते हो, √2m के अपॉन क्यू बी। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे स्टार मार्क कर लेना। रेडियस ये आ रही है, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछ ले, क्या कर ले बेटा? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में पूछ ले, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और उस पर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे क्या मतलब? ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। एएमयू जैसे एंट्रेंस में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं आप सीबीएसई में, उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड बेसिकली। चलिए आइए समझते हैं, ठीक है, कैसे वो क्वेश्चन बनाएगा। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फटाफट से क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इफ अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, लिखिए इफ अल्फा पार्टिकल, क्या क्या बोला बेटा मैंने? अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ये बात समझ में आती है कि नहीं? नहीं आती ना? पक्का आता है? देखो हाइड्रोजन के कितने वो हैं? 3 है भाई आइसोटोप्स, एक प्रोटियम, एक ड्यूटीरियम और एक ट्रिटियम। क्लियर है चीज? 1s2 1s3। क्लियर है? इसका न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन। क्लियर है चीज? और इसमें भी ये इसका प्लस, इसको एक्चुअली डी से शो करते हैं, सिंपली डी से शो कर देते हैं। 1s2 को डी से शो कर देते हैं, ठीक है? तीनों में प्रोटॉन एक ही एक होता है, तीनों में। इसमें भी एक प्रोटॉन है, इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें भी एक प्रोटॉन है। इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है न्यूक्लियस में। इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? तो इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, ठीक है? तो समझ लीजिएगा इसमें, है ना? अगर मैं बात करूं आपसे प्रोटॉन की, मतलब प्रोटॉन आप समझ लो 1h1 का न्यूक्लियस है, ऐसी 1s2 से रिलेटेड है ड्यूट्रॉन। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं जरा, ठीक है? ड्यूट्रॉन किसका न्यूक्लियस है? इसका न्यूक्लियस है। 1h1 का न्यूक्लियस प्रोटॉन होता है, 1s2 का न्यूक्लियस कौन होता है? ड्यूट्रॉन होता है। ऐसी अल्फा पार्टिकल होता है 2he4 का न्यूक्लियस। हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल। आई थिंक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो आप सब, ठीक है? तो मुझे अभी तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं किया, या पहले क्वेश्चन नोट कर लो। चलो, इफ अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर accelerated by same potential difference enters
into a common magnetic field, enters into common magnetic field which is perpendicular to their velocities, which is perpendicular to their velocities. Find the ratio of radii of their paths. Find the ratio of radii of their paths. तीनों को एक मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया, तीनों की रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ध्यान से समझे ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करने हैं। उसने दिया क्या है आपको, उसने आपसे कहा सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा। अब आप याद करो जरा, काइनेटिक एनर्जी निकालते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, कुछ याद आ रहा है कि भूल चुके हो सब कुछ? काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता था ना, क्यूवी। अरे वर्क डन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाई कि नहीं? वर्क डन क्या होता था? क्यू इंटू वी। याद आ रहा है कुछ? क्यू इंटू डेल्टा वी, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ये, डेल्टा वी लिख लो चाहो तो, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस टू चार्ज, ये वर्क होता था। यही वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। सीधी बात है, चार्ज पे जब वर्क करोगे तो उसे काइनेटिक एनर्जी मिलती है। अब ध्यान से समझिए, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम बताया उसने कहा तीनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है काइनेटिक एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है। किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो इसीलिए जब रेडियस का रेशियो वो पूछा और काइनेटिक एनर्जी की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जब भी कहेगा कि इतने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा या इतने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करा, तो समझ जाओ वो काइनेटिक एनर्जी देना चाह रहा है। क्या देना चाह रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें याद हो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन भी लिखाई थी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या डेफिनेशन होती है? इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, याद आ रहा है कुछ? If 1 electron is accelerated by 1 volt potential difference, then it attains the energy 1 electron volt. तो वही बताना चाह रहा है, काइनेटिक एनर्जी बताना चाह रहा है। क्लियर है ये चीज? तो समझ जाओ तुम कि अच्छा ये काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला पूछ, उस पे आंसर कोई क्वेश्चन कराना चाह रहा है मेरे से। क्या था फॉर्मूला? रेडियस होती थी √2m/qb। बोलो समझ में नहीं आ रही मेरी बात? अरे पक्का समझ में आ रहा है? क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? तो देखो अब ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? क्यू डेल्टा वी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? तो यही मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए इसको लिख सकता हूं √2m/q डेल्टा वी। तुम चाहो तो अब इसे एक नया फॉर्मूला बना लेना, ऊपर √q है नीचे q है, तो ये बन जाएगा √2m 1/v बाहर ले लो, √2m डेल्टा वी अपॉन q। ये बन गया ये। दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर रेडियस। ये भी रेडियस का फॉर्मूला आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप चाहो तो नया फॉर्मूला करके लिख लो, फोर्थ फॉर्मूला करके। एक बताया mv/qb, एक बताया p/qb, एक बताया √2m/qb, एक हो गया 1/v √2m डेल्टा वी अपॉन q। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन इतने सारे रटने से कोई फायदा नहीं है, तुम लॉजिक समझ लो। क्या समझ लो? लॉजिक। बाकी सब तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर है ये चीज? चलें ये बात अब ध्यान से देखो, मैं रेशो निकालूंगा। अब समझना मेरी बात, रेशो क्या क्या निकालना है मुझे? r अल्फा रेशो r ड्यूट्रॉन रेशो r प्रोटॉन, यही तो चलना है। अब देखो 1/v तो सब में आएगा ही आएगा भाई, 1/v तो फॉर्मूले में आने ही आना है, और मैग्नेटिक फील्ड सबका सेम है तो कट जाएगा, कट 1/v कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 2 सबका सेम है, 2 सबका सेम है, डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस भी सबका सेम है कि नहीं? तो सिर्फ क्या बचा? √m और √में q ही तो बचा। तो देखो यही बचेगा बस, √m/q अल्फा वाला रेशो √m/q ड्यूट्रॉन वाला रेशो √m/q प्रोटॉन वाला। अब खुद सोचो, ये किसका न्यूक्लियस है? हाइड्रोजन का। तो इसका मास हो गया 1 AMU, हो गया कि नहीं? 1 AMU। ये किसका है? ड्यूटेरियम का। मतलब इसके अंदर क्या था मैंने बताया था? एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अरे ZX है, एटॉमिक नंबर से समझ जाओगे, एटॉमिक नंबर से और एटॉमिक मास से समझ जाओगे कि नहीं? तो इसमें 2 AMU इसका मास है और इसका मास 4 AMU है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो यार? तो मास पुट कर रहा हूं, अल्फा पहले आ रहा है, अल्फा मतलब 4, मास पुट कर रहा हूं देखो 4 √4 अपॉन चार्ज रखूंगा बाद में, पहले मास पुट करता हूं। मास इसका 4 हुआ, फिर ड्यूट्रॉन आ रहा है, ड्यूट्रॉन का मास 2, इसका मास 1 AMU। ठीक है, मासेस रख दिए गए। चार्ज देखो, अब ये क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब इस पे यूनिट चार्ज है +1 कूलम, याद है ना? मतलब E इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस E। चार्ज कितना है इस पे? +E। क्लियर है? तो इस पे E चार्ज है। कितना चार्ज है? अरे प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है कि नहीं? बस प्लस में होता है, तो वैल्यू तो E है ना चार्ज की, पक्की बात। ठीक है, तो ऐसा चार्ज ड्यूट्रॉन पे कितना है मैंने बताया, इसमें भी तो एक ही प्रोटॉन है, देखो एक ही तो प्रोटॉन है इसमें भी, तो प्लस चार्ज बताया था ना। इसके न्यूक्लियस को बोलते हैं ड्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस में सिर्फ क्या रह जाते हैं? प्रोटॉन। क्लियर है? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते हैं, यानी प्लस चार्ज ही तो बचा हुआ है सिर्फ। कितने प्रोटॉन है इसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर एक ही तो है बस, इसका एटॉमिक नंबर देखो। ठीक है, तो एक ही प्रोटॉन। इसके अंदर कितने हैं? 2 प्रोटॉन्स हैं, तो ये 2E है। बोलो ओ अच्छा सॉरी, उल्टा हो गया। ये है इसके अंदर 2 है, 2 यहां आएगा, और इन दोनों के अंदर 1 है, तो 1 ऐसे हो गया। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? पक्की बात है। तो ये देखो, ये 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया √2 रेशो √2 रेशो 1। बोलो समझ नहीं आ रही मेरी बात?
ये सही है, कोई दिक्कत। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1:1/√2, 1/√2, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। रूट पूरे को √2 से मल्टीप्लाई, पूरे को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो एक ही बात है, कैसे भी कर लो। तो ये हमारा आंसर आ गया √2 और ये रेशो 1। अरे पक्की बात है, समझ में आ गया, पक्की बात है, समझ में आ गई ये चीज, अरे क्लियर है। तो मास और चार्ज पे डिपेंड करके अब ऐसे कितने क्वेश्चन बना सकता है वो। लिथियम का न्यूक्लियस भेज दिया, लिथियम में कितने हो जाएंगे, 3 प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, है कि नहीं, 3a। अरे है कि नहीं, हाइड्रोजन हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम, 3 होते हैं उसके अंदर, तो यहाँ 3 आने लग जाएगा। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो मेन तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अरे पक्की बात है, पक्का मान लू, समझ में आ गया। आगे चलूं, एक क्वेश्चन इस पे और करेंगे खुद से। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट से क्वेश्चन लिखो कि इफ अल्फा पार्टिकल माइनस बीटा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल होता है, एक होता है माइनस बीटा। एक्चुअली माइनस बीटा कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब आप चार्ज की वैल्यू पुट करो ना, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो माइनस मत रख देना अंडर के अंदर, अंडर के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आता। तो मैं सिर्फ चार्ज की वैल्यू से मतलब होता है, किससे मतलब होता है, वैल्यू से। माइनस प्लस इस पे इफेक्ट नहीं करेगा, रेडियस की वैल्यूज पे। तो माइनस का भी मत लिखना, पता चला इसका चार्ज माइनस में डाल रहे हो, माइनस नहीं लिखना। ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक हो गया तुम्हारा, क्या, एक तुम्हारा माइनस बीटा पार्टिकल हो गया, और लिखो एक ड्यूट्रॉन एंड 1 ड्यूट्रॉन, ऑल accelerated with same potential difference, all accelerated with same potential difference, enters a common magnetic field, enters a common magnetic field, enters a common magnetic field, find ratio of their radii, find ratio of their radii। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर है। कैसे है, बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ आ गया, क्लियर है ये चीज।